कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, और भाजपा की सत्ता यहाँ दांव पर लगी हुई है। राम मंदिर बनना शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें जिस तरह की कथित भ्रष्टाचार की खबरें बाहर आ रही हैं, उससे लोगों का भरोसा राम के नाम पर वोट लेने वालों से डिग सकता है। किसान आंदोलन भी हम देख रहे हैं, उसके नेता ने भी ऐलान कर दिया है कि वो लोग भी भाजपा के खिलाफ वोट डालने की अपील करेंगे। और पंचायत चुनाव में भाजपा को ये नज़र आ गया कि समाजवादी पार्टी से उसे कड़ी टक्कर मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है पुष्परंजन जी कि भाजपा के भीतर ही अब कलह होने लगी है, जिसका असर चुनाव पर, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव पर, और उसके अलावा उत्तराखंड में भी हमने देखा वहाँ भी पड़ सकता है। लिहाजा भाजपा अभी से अपनी ज़मीन तैयार करने में लगी हुई है। सवर्ण वोट उसके पाले में पहले से हैं, अब पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर भी नज़र डाली जा रही है, और नज़र है भी। तो क्या सोशल इंजीनियरिंग साधने में संघ भाजपा की मदद कर रहा है? क्या भागवत का इस जो बयान है इसी उद्देश्य से सामने आया है? एक दूसरा पहलू वो भी जानना चाहूँगा, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का मामला है। गाजियाबाद में भाषण देते हुए, हालांकि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में वो भाषण दे रहे थे, तो मुस्लिम नेताओं को, उस कम्युनिटी को साधने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और वहाँ पर ऐसी वैसी बातें वो नहीं करेंगे, ये तो किसी से भी ये उम्मीद की जा सकती है, जो जिस उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं। तो क्या कहेंगे ओवरऑल इसका चुनावी कनेक्शन? एक दूसरा पहलू जो अभी प्रशांत जी ने बताया, एक वो अलग पहलू है, इस पहलू पे जरा आपका क्या विचार है वो जानना चाहूँगा। देखिए, प्रशांत जी इस बात की चर्चा कर रहे थे, उसकी चिंता यहाँ दिल्ली में भी थी कि विश्व के मंच पर मोदी जी की छवि का भूस्खलन हुआ है, उसे कैसे ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। बीच में कई ठेकेदार भी आए, बाबा रामदेव जैसे ठेकेदार भी आए, कई दूसरे मुद्दों को उठाते हुए आए। इस समय संघ ने इसे लेके एक मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टारगेटेड काम किया है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो चर्चा से हम फिर लौट आए, मोदी के विदेश में उनकी छवि बन रही है, बिगड़ रही है, उस पर अब चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा सीधा सीधा चुनाव क्षेत्र की हो रही है। ये कहने का मतलब क्या था? इस समय उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? मुस्लिम विधायक ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस समय आप देखेंगे तो बहुत कम संख्या है, सिर्फ 24 मुस्लिम विधायक हैं। एक समय था 2012 में, देख लीजिए, उस समय 68 मुसलमान विधायक थे। अभी कल ही सीएम योगी बयान दे रहे थे एक टीवी चैनल को कि देश में 300 प्लस उन्हें किसी भी तरह से लाना है। मतलब विधायक कितने हैं, वो उससे अधिक को लाने के लिए उन पर भरोसा कितना किया जा सकता है, ये अलग बात है। लेकिन टोटल बीजेपी के जो विधायक हैं 312 हैं। इनको डर क्या है कि ये 312 की संख्या कहीं 2012 रिपीट होता है, मुस्लिम विधायक ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अगर बंगाल रिपीट होता है, बंगाल में वोटर जिस तरह से वोटरों ने एक मुश्त वोट सीधा सीधा जहां देना था वहां दिया, और बीजेपी के या दूसरे जो दूसरा खेमा वहां पर लड़ रहा था चुनाव, वो लोग जिस तरह से एक आइसोलेट हो गए, बिल्कुल कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं आई, या जो उनका जो गठबंधन था उसको सीटें नहीं आई, उसके पीछे मुस्लिम वोट का ही करिश्मा था। वही करिश्मा अगर उत्तर प्रदेश में रिपीट होता है और 2012 रिपीट होता है, 68 एमएलए इनके आते हैं, अगर मुस्लिम एमएलए उससे अधिक अगर आते हैं तो तस्वीर दूसरी होगी। फिर वो 300 प्लस वाला जो कार्ड योगी खेल रहे थे, वो कार्ड भी विफल हो जाता है। संघ को इसकी सबसे बड़ी चिंता है, और इस चिंता की वजह से ये लोग सबसे ज़्यादा इस कार्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मुश्किल क्या है कि हम सीधे मुस्लिम करेंगे तो ये अकेले मामला नहीं है। ये जो जिस संगठन के बैनर चले, ये सारी पॉलिटिक्स इनकी हो रही है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से। 12,000 इनके मेंबर हैं। 12,000 के मेंबर के बदौलत आप चाहेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ फैला लें रायता, ये संभव नहीं, इसलिए कि एक बड़ा खेमा जो लखनऊ में केंद्रित है, उस खेमे को नेतृत्व देते हैं शिया धर्म गुरु हैं मौलाना कल्वे जवाद। आप जानते होंगे, सुनते होंगे उनके बयान को। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि ये जो एमआरएम के लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। ये लोग बीजेपी को मुसलमानों से अलग करने की साजिश कर रहे हैं, और जिस तरह की चीज़ें ये लोग लेके बार बार आ रहे हैं, उससे बीजेपी को नुकसान होने वाला है। शिया धर्मगुरु काफ़ी नाराज़ हैं इन चीज़ों को लेकर। मैं सिर्फ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ मौलाना कल्वे जवाद का। उनके अलावा कई ऐसे शिया धर्मगुरु हैं जो आपस में इनको पसंद नहीं कर रहे हैं,
ये जिस तरह के टारगेटेड, जिस तरह से ईद के वक्त ये लोग अपना दूसरा एजेंडा लेके आ रहे हैं कि सुबह रोजा के समय शाम को गाय के दूध से आप रोजा खोलिए, और आप चिकन, कोई भी पोल्ट्री या कोई भी मीट मछली अंडा भी आपको नहीं खाना है या इफ्तार वाले टाइम में या सहरी के टाइम में आपको एकदम शाकाहारी रहना है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक रहे। तो इस एजेंडे को लेके भी सारे मुसलमान एक तरह से एमआरएम को पसंद नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को अभी एक तरह से ये कैसे ये अपना साख पैदा करेंगे, किस तरह से ये चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है अपने आप में। और मोहम्मद अफजाल जो इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो आज गाजियाबाद में ही हैं। उनके सामने कई इस तरह के सवाल भी रखे गए हैं कि आप कैसे काउंटर करेंगे शिया धर्म गुरुओं को, कैसे भरोसा आपको जीतना है उत्तर प्रदेश के 19 से लेकर 20% मुसलमानों को। ये सारी चीज़ें उस रणनीति पे बहस चल रही है और उस पर काफ़ी तैयारी चल रही है कि कैसे हमें आगे बढ़ना। हम अपने तीनों साथियों से लेना चाहेंगे और सबसे पहले पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि समय भी अब खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ, इस पूरे प्रकरण में शुरुआत हमने की थी और हम उस पर ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर मोहन भागवत के विचारों को आप किस ढंग से लेते हैं। इस सवाल से आप तीनों चारों के पास मैं आया था। लेकिन अब जहाँ उत्तर प्रदेश का चुनाव है और देश में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियाँ लगातार चलती रहती हैं, और जब से बीजेपी की सरकार आई है कहीं न कहीं ध्रुवीकरण हम देखते रहे हैं। सरकार न थी तब भी बीजेपी की राजनीति यही थी पुष्परंजन जी, लेकिन अब और तब में, यानी कि कल और आज में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव के रिजल्ट से, वहाँ की राजनीति से अब आने वाले समय में कुछ परिवर्तन इधर देखेंगे आप क्या उत्तर प्रदेश? और यही सवाल लेकर के वर्षा जी आपके पास भी आऊँगा, ये सवाल लेकर के डॉक्टर गजाली आपके पास भी आऊँगा, लेकिन पुष्परंजन जी सबसे पहले आपको क्या लगता है कि कुछ परिवर्तन आने वाले समय में और चुनाव में और भाजपा की रणनीति में, और उसी का असर ये है मोहन भागवत का ये बयान? बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मुझे लगा कि ये निकल जाएगा समय थोड़ा इधर उधर। देखिए, ये पहली बार, यही लिबर्टी है। मैं आना लिबर्टी है फिर भी। देखिए, ये पहली बार इस मंच पे किताब लेके एमआरएम का नहीं आया है। उसके पहले भी एक किताब 2015 में योग और इस्लाम करके किताब लॉन्च किया गया था, और डॉक्टर गजाली साहब को याद होगा तो इसे याद रखिए। और बाकायदा उस पर योग ये बताया गया था योग का किसी भी धर्म से संबंध नहीं है। और फिर दोबारा उसको पलट के कहा गया कि नमाज जो है वो भी योग का ही एक आसन है। मतलब एकदम कभी सिर के बल खड़े हो जाइए, कभी सीधे खड़े हो जाइए, कभी कुछ कहिए। अभी आज जो मोहन भागवत जी ने कल बयान दिया, उसके दो ध्रुव हैं, दो अलग अलग ध्रुव हैं। मुझे तो लगता है कि अभी तक ये छठे सर संघ चालक हैं, बीच में के एग्जीक्यूटिव हुए थे, ये अपने 5 जो इनके पूर्ववर्ती थे उनसे सबसे अधिक कंफ्यूज्ड सर संचालक हैं। इनको चुनाव के समय इनकी वाणी कुछ और होती है, उसके बीच में कुछ और वाणी होती है। अब देखिए, यही मुस्लिम ये जो संगठन है जिसके बैनर तले सारा कुछ चल रहा है, अभी इन्होंने अयोध्या में 13 जुलाई 2018 के एक घटना की मैं याद दिलाता हूँ, जब सरजू के किनारे नमाज पढ़ने का कार्यक्रम तय हुआ था कि 10,000 मुसलमान सरजू के किनारे वजू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे वहाँ पर। मगर वहाँ एक धर्म सेना करके इन्हीं का अनुषंगी संगठन है, उसने इनको नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। ये वहाँ से हट के किसी मजार के पास जाके नमाज उन मुसलमानों ने अदा की वहाँ पर। एक घटना मैं बताता हूँ। तब मोहन भागवत जी ने कभी कुछ नहीं कहा कि भाइयों, ये दीवानों, ये काम न करो, मुसलमान भी आपके अपने हैं, आपके डीएनए अपने हैं। नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और दूसरा, ये बार बार जो हम बहुत सौहार्द की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टूडियो में बैठ के मीठी मीठी बातें करना बहुत अच्छा भी लगता है। आप दिल्ली के छोटे छोटे इलाकों में जाइए, ठेली जो चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो दूसरे छोटे छोटे काम करते हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो उनके पीछे एक एजेंडा चला हुआ है। संघ के लोग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसकी ठेली यहाँ मत लगने दो। ये किसके निर्देश पे हो रहा है? ये केवल दिल्ली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, उससे क्या हुआ है कि जो दोनों तरफ के जो धर्मांध और कठमुल्ले हैं वो परेशान हो गए हैं। जिनकी दुकानें, जैसे ओवैसी जैसे लोगों की जो दुकानें चल रही थी,
वैसी दुकानों को भी धक्का पहुंचा है। और दूसरी तरफ जो लोग कट्टर हिंदूवाद की दुकानें चला रहे थे वो भी मायूस हैं कल के बयान को लेके। उनको लग रहा है कि ये क्या कह दिया हमारे सर संचालक ने, हम तो एक बड़ा एजेंडा लेके चल रहे थे, हम तो अपने इलाके में पूरे मुसलमान जो ठेली वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे काम करने वाले हैं उनको आइसोलेट करके भगाने का अभियान छेड़े हुए थे पिछले 2-3 साल से, उसको किस मुंह से हम आगे बढ़ाएंगे। ये उनको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है, उनके हिंदूवादी एजेंडे को धक्का पहुंचा है। और दूसरी तरफ ओवैसी जैसी जो दुकानें शुरू होने वाली थी या और भी जो मौलाना जो अपनी अपनी दुकानें शुरू करने वाले थे उनको भी धक्का पहुंचा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर संचालक को या कोई भी उस पद पे बैठा हुआ हो, उससे सबसे पहले मुसलमानों के विरुद्ध जो केस दर्ज हुए हैं, फर्जी केस, उसे आप हटवाइए, सबसे पहले उन केस को हटवाइए और सजा दिलवाइए। जो मॉब लिंचिंग में अब तक एक भी सजा नहीं हुई है, आप देख लीजिए 2014 पूरे 7 साल में घटनाएं बहुत हुई हैं, मौत के सारे आंकड़े लेके हम बैठ सकते हैं, मगर सजा के लिए सरकार अपने एक व्हाइट पेपर लेके आए कि आपने कितने लोगों को सजा दिलवाई है। तो ये कहानी जो है बड़ा गड़बड़ है, कंफ्यूज करता है समाज को। मोहन भागवत जी पशु चिकित्सक रहे हैं, तो जानवरों का डीएनए का तो पता उन्हें जरूर होगा, इंसानों का जो डीएनए है ना वो डेफिनेटली उनके धर्म के आधार पर तय होना शुरू हो गया है। जी बहुत सही बात कही, पशु चिकित्सक हैं। और खैर चर्चा डीएनए की और मॉब लिंचिंग की, लेकिन डीएनए की बात आप खुशी खुशी कर सकते हैं, लेकिन जब मॉब लिंचिंग की बात होती है तो खुद ही वो डर, वो भय, और वो जो अगर विजुअल्स आप लोग कुछ देखे होंगे, और अभी भी कई जगहों पे ऐसे विजुअल्स आते रहते हैं, अलग अलग कुछ चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, एक अलग तरह की के जो आपके रूह हैं वो कांप उठते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही